नमस्कार। मैं डी के राज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको फिर इस वीडियो में संसाधन के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको संसाधन के बारे में। मैंने बताया था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं बता चुका था, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी अभी भी महत्वपूर्ण बातें रह गई है जो बाकी है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मैं आप तक ये जानकारी जो बाकी रह गया है वो पहुंचा दे रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग संसाधन में, जैसे पिछली वीडियो में, 2 मिनट के लिए मैं ये बता दूं आपको कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो मैंने बताया था कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की परिभाषा क्या होती है, संसाधनों को कि कैसे वर्गीकृत किया जाता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, स्वामित्व पर। ठीक है, संसाधन के बारे में हम लोग जाने थे। साथ ही साथ ये जाने थे कि प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये भी हम लोग जान चुके थे। उसके आगे हम लोगों ने जैव संसाधन और अजैव संसाधन के बारे में जाना था। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में भी हमने जाना था। एक और भी चीज थी जिसे हम लोगों ने जाना था, संभावी संसाधन और विकसित संसाधन। ठीक, आज मैं आपको उससे आगे बढ़ा रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं संसाधन नियोजन। कहने का मतलब है कि हम संसाधनों के बारे में जान गए थे, संसाधनों का उपयोग हम जान गए थे, लेकिन उपयोग के साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है कि हम संसाधनों को कैसे नियोजित करें, भविष्य के लिए कैसे हम सुरक्षित रखें, ताकि हम भविष्य में इसका उपयोग कर सकें या हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको लाभ ले सके इससे। इसलिए हमें चाहिए कि संसाधन का नियोजन करना जरूरी है और साथ ही साथ संसाधन का संरक्षण करना भी जरूरी है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें जिसमें कि कई प्रश्नों का आंसर छिपा हुआ है, मैं ये आज आपको वीडियो के द्वारा बता रहा हूं। संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण। संसाधन नियोजन को जानने से पहले हम सभी को जानना जरूरी है, संसाधन नियोजन के बारे में जानने से पहले जरूरी है हम इसको आसानी से समझने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि भविष्य में अगर हमारे पास जानकारी जितनी ही अधिक होगी उतना ही बेहतर होगा, आगे के प्रश्नों के लिए हमें आसानी होगी आंसर बनाना। ठीक है, तो संसाधन नियोजन से पहले आप जान लीजिए परिवार नियोजन। ये समझने के लिए, क्योंकि अभी जिस मैटर को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उसमें परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है जानना, ताकि हम भविष्य में सचेत हो सकें या फिर कभी किसी दूसरे विषय में आने वाले प्रश्नों का भी आंसर दे सके। जैसे कि मैं बता रहा हूं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है, आप देखते होंगे टीवी, रेडियो, इन सभी पर बहुत से ऐड आते हैं, प्रचार आते हैं, संदेश आती है, देश हित में जारी किया जाता है संदेश सरकार द्वारा समय समय पर, जिसमें ये बताया जाता है कि हम परिवार को कैसे नियोजित कर सकते हैं। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, तो परिवार नियोजन में बताया जाता है कि कुछ ऐसे उपकरण है, कुछ ऐसी औषधियां यानी दवाइयां हैं, मेडिसिन है, जिसका प्रयोग करके हम परिवार को नियोजित कर सकते हैं। बताओ, परिवार नियोजन का मतलब एक ऐसा योजना हम बनाए, हम एक ऐसी योजना बनाए जिससे कि हमारा परिवार सुखमय जीवन जी सके, खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सके, आनंददायी जीवन जी सके। तो परिवार को एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाने के लिए, एक अच्छा भविष्य निर्धारित करने के लिए हमें कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है। उस योजना के आधार पर हमें चलना होता है, जिससे कि हम उस योजना को अगर अपनाते हैं तो वही योजना हमारे लिए कहलाएगा परिवार नियोजन। ठीक है, तो मतलब कि योजना कैसा होना चाहिए, योजना ऐसा होना चाहिए कि हम परिवार को कैसे ठोस रखें। ठोस रखने का मतलब कि परिवार में कम से कम सदस्य हों। आप शायद थोड़ा सा समझिए कि परिवार में कम से कम सदस्य हों। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सदस्य हो जो उपयोगी नहीं, उन्हें हम मार के भगा दें परिवार से, ताकि ये कह दें कि हम परिवार को नियोजित कर रहे हैं। जी नहीं, परिवार में कम से कम लोग हों। कैसे होंगे, इसके लिए यह है कि सबसे पहले हमें जनसंख्या पर रोक लगाएं। अर्थात अगर हम परिवार के मुख्य सदस्य हैं यानी माता पिता हैं, तो हम चाहें कि हमारे जो संतानें हैं वो कम से कम हो। कम से कम होने का मतलब 1 या 2 हो, इससे अधिक ना हो। तो इसके लिए हम विभिन्न तरह के उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो अधिक से अधिक संतानें ना हो, कम से कम संतान हो। तो परिवार को ठोस रखना है, कम से कम बच्चे परिवार में हो, ताकि परिवार के बच्चों का भविष्य, जैसे कहने का मतलब हम जितना भी कमाते हैं धन, उस धन से हमें, मतलब अगर सदस्य हमारे परिवार में
बच्चे अधिक हैं तो सबका हम भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, या ठीक से उनका देखभाल नहीं कर पाएंगे, ठीक से उसे पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। उनके जीवन को जीने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः उन कठिनाइयों से हम उन्हें बचाने के लिए क्या करेंगे कि चाहेंगे कि बच्चे हमारे परिवार में कम हो। ठीक है, यानी हमारे बच्चे कम हो। बच्चे अगर कम होंगे तो निश्चित है कि 1 या 2 अगर बच्चे होते हैं तो शायद हम ठीक से उनका ख्याल रख पाएंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे, अच्छा कपड़ा दे पाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी, ये परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है कि हम योजना बनाते हैं कि हम अपने परिवार में जो बच्चे हैं उन बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखे, साथ साथ हम भी कैसे खा पी कर खुश रहे, अच्छे पहन उड़ सके, इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसमें जानेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन का प्रयोग हमें किसी भी हाल में करना है। हमें जीने के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन को सुखमय आरामदायी बनाने के लिए विभिन्न तरह के उपकरणों का प्रयोग करना है, विभिन्न तरह के संसाधनों का प्रयोग करना है, विभिन्न तरह के वस्तुओं पदार्थों का प्रयोग करना है। ये सब संसाधन, इन संसाधनों का हमें प्रयोग किसी भी हालत में करना है, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ का मतलब है कि कष्टों से गुजरने लगेगा, हमें बहुत सारी तकलीफें होंगी, हमें अपने जीवन, दैनिक जो जीवन है उसमें तरह तरह के समस्याएं आने लगेंगी। अतः हमें किसी भी हालत में उपकरण अर्थात संसाधन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो संसाधन का हम प्रयोग करेंगे ये निश्चित है, लेकिन संसाधन नियोजन के अंतर्गत आएगा कि हम ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें, ऐसे ढंग से प्रयोग करें जिससे कि संसाधन क्या हो, कम से कम खर्च हो। ठीक है, कुल मिला के हम कह सकते हैं किताबी भाषा में या लिखित भाषा में ये कह सकते हैं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग या विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। अगर हम लिखित भाषा में किसी से बताएं या संक्षिप्त भाषा में किसी से हमें बताना होगा तो हम कह सकते हैं संसाधन नियोजन, आंसर में ये बताएंगे कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन है। ठीक है, तो अब विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब है कि हम विभिन्न तरह के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम साधारण चूल्हे पर खाना बनाते हैं जिसमें कि हम लकड़ी जलाने का कार्य करते हैं, लकड़ी जलाकर ईंधन प्राप्त करते हैं। ठीक है, लकड़ी के रूप में हम ईंधन प्राप्त करते हैं और लकड़ी को जलाकर हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ताप प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो लकड़ी के जलने से ताप निकलता है वो सभी ताप, वो सभी ऊष्मा हम बर्तन के द्वारा उसको शोषित नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा ऊष्मा जो होता है वो व्यर्थ चला जाता है। यानी इसकी तुलना अगर करें, उदाहरण के लिए एक और मैं आपको बता दूं कि जैसे जाड़े के दिनों में अगर हमें अधिक ठंड लगता है, ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं और आग तापते हैं। ठीक है, आग तापते हुए हमारे ध्यान में तो आता नहीं है, लेकिन हम आग तापते हैं, ये हम नहीं कभी ध्यान रख पाते हैं कि आग जो जल रहा है, जितना आग निकल रहा है, उस आग से जितना ऊष्मा निकल रहा है, उस आग से जितना ताप निकल रहा है, वह सभी ताप को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसका अल्प हिस्सा ग्रहण कर पाते हैं और बाकी हिस्सा जो है वैसे ही व्यर्थ चला जाता है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से ऊष्मा व्यर्थ जा रहा है, इस तरह से ईंधन अधिक लग रहा है, मतलब संसाधन व्यर्थ जा रहा है। तो हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ऐसी तरकीब को लगाना है कि हमें जितना ऊष्मा चाहिए, जितना ऊर्जा चाहिए, जितना हमें कार्य करना है, उसी के हिसाब से हम संसाधन का उपयोग करें, उसको खर्च करें, व्यर्थ खर्च ना करें। तो ऐसी योजनाओं को बनाकर अगर हम संसाधनों का उपयोग करते हैं तो वही योजनाएं आ जाएंगी संसाधन नियोजन के अंतर्गत। इसको हम कहेंगे संसाधन नियोजन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं संसाधन संरक्षण। अब यह है कि संसाधनों का उपयोग तो हमें करना है, उपयोग हम करते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि संसाधनों का उपयोग करने के पश्चात हमारे मन में ये बातें आनी चाहिए, या संसाधनों को उपयोग करने से पहले हमारे मन में बातें आनी चाहिए कि जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं क्या उसका भंडार असीमित है। अगर भंडार असीमित नहीं है तो निश्चित है कि कभी न कभी वह संसाधन लगातार उपयोग करते रहने से उसका भंडारण समाप्त हो जाएगा और फिर वह संसाधन धरती से लुप्त हो जाएगा। फिर भविष्य में जो लोग होंगे या भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो फिर उस संसाधन का कैसे लाभ ले पाएंगे। अतः हमें क्या करना है कि उन संसाधनों को ढंग से प्रयोग करना है, कम से कम प्रयोग करना है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम खर्च करें भविष्य के लिए,
बचा कर रखें। किसे? ये संसाधन संरक्षण के तरीके हैं। साथ ही साथ या उसके बदले ऐसे विकल्प ढूंढना जो बहुत आसान हो। संसाधन संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ वस्तुओं का, कुछ संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं क्या उसके बदले कोई दूसरा भी ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो भी ये ध्यान रखना होगा कि क्या हम जिन संसाधनों को बदले में प्रयोग कर रहे हैं क्या वो महत्वपूर्ण है, भविष्य में वो आसानी से मिल जाने वाला है या कम खर्च में प्राप्त हो जाना है। जैसे कहने का मतलब कि आज के दौर में अगर हम गाड़ियां चलाते हैं, डीजल गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है, कभी कभी उससे आसानी से हम पेट्रोल गाड़ियां चलाना चाहते हैं। पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं, खर्च ज़्यादा लगता है, फिर ध्यान में आता है कि उस पेट्रोल गाड़ी के बदले हम उस गाड़ी को गैस से चलाएं ताकि खर्च और ज़्यादा कम लगे, ईंधन और ज़्यादा कम लगे, और वाकई में कम लगता है गैस से चलाने पर। उसके बाद अब विकल्प में क्या आ रहा है? विकल्प में ये आ जा रहा है कि हम कोशिश करें कि गाड़ियों को पेट्रोल से न चलाएं बल्कि गैस से चलाएं। संभव हो सके तो कुछ ऐसा विकल्प ढूंढें कि उसमें गैस की भी आवश्यकता ना पड़े और बैटरी अर्थात बिजली से चला सकें। तो संभवतः बिजली वाली भी गाड़ियां लगभग आज हमारे समाज में उपलब्ध है और हम लोग उसका उपयोग करके संसाधनों को खर्च होने से बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। बदले में हम पेट्रोल को अगर कम से कम खर्च करेंगे तो यही पेट्रोल बचा रहेगा, तो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां होंगी उनके लिए भी उपयोगी हो पाएगा या जरूरत के समय वो कार्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम संसाधनों का भी संरक्षण कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जाना है संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण। कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जो बड़े बड़े विद्वानों ने, जो भविष्य की चिंता करने वाले कुछ जो समाजदर्शी लोग हैं, उनके द्वारा कुछ उद्देश्य मिला है, उसे हम लोग ध्यान रखेंगे, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी, देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, भारत देश के लिए आधुनिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो जिन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है, उनके बारे में बता दूं। महात्मा गांधी ने संसाधनों से जुड़ी क्या बातें बताई है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। गौर करने की बात है, कितना महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत से संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। संसाधन जो है वो हमारे पेट को भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो लगातार कुछ विभिन्न संसाधनों को अपने बल पर, अपने धन के बल पर या जिस बल पर भी कहा जाए, पराक्रम के बल पर या जैसे भी हो, वो अपने ताकत के बल पर, अपने धन के बल पर उन संसाधनों को अपने अंडर कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार उन संसाधनों को आम जन के लिए बेचते हैं, जिस बीच में उन्हें बहुत अधिक मुनाफा मिलता है। ठीक है, बहुत अधिक मुनाफा मिलता है। इन सभी मुनाफा से उनका पेट नहीं भरता है, पेटी भरता है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास संसाधन बहुत है, हमें चाहिए कि उन संसाधनों का हम अपने पेट भरने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए उपयोग में लाएं, न कि देश भर की संपत्ति को हड़प लेने के लिए, अपने पास इकट्ठा कर लेने के लिए अपनाना है। ठीक, तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर इन बातों का ध्यान हमारे जीवन में रहता है तो हम क्या करेंगे कि संसाधनों का संरक्षण करेंगे, कम से कम संसाधन खर्च करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, संसाधनों को बचाने के लिए मेघा पाटेकर नामक व्यक्ति ने कहा था नर्मदा बचाओ। नर्मदा एक नदी का नाम है। ठीक है, नर्मदा बचाओ एक अभियान उन्होंने चलाया था। तो नर्मदा बचाने का मतलब कि सिर्फ नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसे नहीं बचाना है, बल्कि नर्मदा से उन्होंने साबित किया था पूरे संसार में जो भी नदियां हैं, ठीक है, नदियां चलती है और चलते हुए बहुत दूर के या जो भी रास्ते उसके तय करते हुए समुद्रों में जाकर विलीन हो जाती है, मिल जाती है। इस दरमियान क्या होता है कि नदियों का हमें सही उपयोग करना है। ठीक है, नदियों को बचाना है। बचाने का मतलब क्या करना है कि उसे सूखने से नहीं बचाना है, उसमें पानी भरते रहना है, ऐसा नहीं है। बचाने का मतलब कि नदी है तो नदी को हम सही उपयोग करें। जैसे नदियों पर बांध बना सकते हैं, नदियों में जो मछलियां हैं उसको मछली पालन कर सकते हैं, यानी मछली पकड़ सकते हैं, अपने व्यवसाय कर सकते हैं। नदियों पर बांध बनाकर पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, नदियों पर बांध बनाकर उस इकट्ठे पानी से हम नहर
निकाल सकते हैं, नहरों से सिंचाई का काम ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी कार्यों के लिए हम नदियों को बचाना है हमें, ताकि नदियां रहे तो उससे हम कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकें। उसके बाद है सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, इनके द्वारा तो एक जबरदस्त कार्यक्रम चलाया गया था जिसे कहा जाता है चिपको आंदोलन। चिपको का मतलब चिपकना। अब चिपकने का मतलब जैसे बहुत सारे गाने आते हैं उसमें क्या क्या वो फेविकोल लगा के क्या चिपकना होता है, तो मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। जैसे हीरो हीरोइनी होते हैं फिल्मों में, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो कभी कभार जब मिलते हैं तो एक दूसरे से लिपटते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। हालांकि फिल्मों को देखने से थोड़ा सा समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि उन लोगों को चिपकने से अलग हटा देना है ताकि चिपके नहीं, ताकि गलत प्रभाव समाज पर न पड़े, ये नहीं। चिपको आंदोलन के अंतर्गत आता है कि कभी वक्त था, अभी भी है, लेकिन पहले एक ऐसा वक्त था जिस समय लोग कुछ खास व्यवसायी जंगलों में जाते थे या फिर कहीं पेड़ पौधे जो आसानी से उन्हें मिल जाता था उन्हें काटते थे और काट कर उनका उपयोग करते थे, शहरों में बेचते थे या विभिन्न तरह के फर्नीचर वगैरह बनाकर बेचते थे, और उन लकड़ियों से उन्हें बेहद मुनाफा होता था, बहुत अधिक मुनाफा होता था। मुनाफा को वो पाकर धनवान हो जाते और गरीब लोग गरीब ही रह जाते। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा गया था चिपको आंदोलन के अंतर्गत कि चिपको आंदोलन में क्या होता था, लोग क्या करते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पेड़ पौधे हमारे भविष्य हैं, अगर पेड़ पौधे हैं तो ही धरती पर जीवन है, अन्यथा जीवन नहीं रह पाएगा। तो उन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए कुछ उपाय ढूंढा और ये एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था चिपको आंदोलन। वो करते थे कि पेड़ पौधों से चिपकते थे, अर्थात अगर कोई व्यक्ति पेड़ों को काटने जाता, ये मना करते, नहीं मानने के बाद उस पेड़ों से चिपक जाते, ये कहते कि भाई पेड़ों को काटने से पहले आप हमें काटिए, हमें मारिए, तभी पेड़ों को काट सकते हैं, अर्थात अन्यथा हमारे जीते जी आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते, मतलब नहीं काट सकते हैं। लगभग ये अभियान बहुत हद तक सफल भी हुआ था, जिससे कि पेड़ पौधे बहुत अधिक कटने से बचे थे। ये था चिपको आंदोलन। ठीक है, संदीप पांडे के द्वारा जल संचय अभियान यानी वर्षा जल संचय अभियान चलाया गया था। क्योंकि वर्षा का जल या कोई भी जल एक बहुत बड़ा संसाधन है, ये आपको पता है। तो संसाधन जो होते हैं, वर्षा का जल अगर धरती पर आता है जिसका उपयोग हम करते हैं कैसे, तो कृषि के सिंचाई में, कृषि कार्यों में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्षा का जल आता है, सिंचाई होता है, फिर वह जल बहते हुए नदियों में जाता है और नदियों द्वारा फिर समुद्रों में चला जाता है। हमें ये सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं रखना है कि वर्षा का जल आए और सिंचाई हो और बाकी सब व्यर्थ चला जाए, जी नहीं। हमें क्या करना है कि वर्षा के जल को बड़े बड़े मेड़ों द्वारा खेतों में अधिक दिनों तक रोकना है, ठीक है, या फिर नदियों पर बांध बना के या बड़े बड़े फॉर्म के रूप में बांध बनाकर, बड़े बड़े चौर में बांध बनाकर और वर्षा के जल को अधिक से अधिक दिनों तक रोकना है, या फिर बड़े बड़े तालाब बनाकर और वर्षा के जल को रोकना है। इससे क्या होगा कि वर्षा का जल जब रुकेगा तो धीरे धीरे सिराव होते हुए, रिश्ते हुए वो नीचे की ओर जाएगा, धरती में जाकर समाएगा। ठीक है, फायदा क्या होगा कि धरती के अंदर का जो जल का स्तर है, जल का जो भंडार है वो बना रहेगा, जिससे कि हम भविष्य में क्या कर पाएंगे कि अपनी आवश्यकता अनुसार नल द्वारा, नलकूप द्वारा, कुएं द्वारा या विभिन्न उपकरणों के द्वारा हम जमीन से जरूरत पड़ने पर जल को निकालेंगे और अपने उपयोग में लाएंगे। तो इस तरह वर्षा का जल को हमें संचय करना है। साथ ही साथ संचय करने से विभिन्न तरह के जो जीव जंतु हैं उन्हें भी पीने के लिए पानी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये वर्षा जल संचय करना आवश्यक है। आइए मैं थोड़ा सा कुछ और प्रश्नों पर, जैसे अभी जो हमने बताया कि गांधी जी के क्या संदेश थे पर्यावरण को बचाने के लिए या संसाधन के नियोजन के लिए, तो इसमें कहा जा सकता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये गांधी जी ने कहा था। या फिर यही बन जाएगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए किसने कहा था, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान किसने आरंभ किया था, तो आप बता सकते हैं मेघा पाटेकर। या फिर मेघा पाटेकर का महत्वपूर्ण अभियान क्या था, तो बता सकते हैं नर्मदा बचाओ अभियान। ठीक है,
आगे है चिपको आंदोलन किसने शुरू किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा। या फिर ये प्रश्न हो सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का महत्वपूर्ण आंदोलन क्या था, आप बताइएगा। चिपको आंदोलन। संदीप पांडे, वर्षा जल संचय, ठीक है, या वर्षा जल संचय किनका अभियान है, तो संदीप पांडे। ठीक है, आगे हम चलते हैं यहाँ पर कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति, ध्यान से सुनना है, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकू आप देखते हैं, देखे नहीं है, सुने होंगे। डाकू आपने सुना होगा कि डाकू क्या करते हैं कि रात या दिन में कहीं जाते हैं और किसी के द्वारा महत्वपूर्ण मेहनत करके अपने लिए धन इकट्ठा या वस्तुएं इकट्ठी की गई रहती है, वो जाते हैं और सिर्फ उसे क्या करते हैं, झपट लेते हैं, छीन लेते हैं, हड़प लेते हैं, ठीक है, या लूट लेते हैं और फिर अपने पास लेकर चले जाते हैं। उनके पास आसानी से बिना मेहनत के ही बहुत सारा धन हो जाता है और जो लगातार मेहनत किया हुआ हो उसको नुकसान हो जाता है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। डाकू मतलब समाज के लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार तकनीक के द्वारा, मानव समूह के द्वारा या फिर किसी खास विशेष व्यक्ति द्वारा लगातार संसाधनों का शोषण किया जाता है और शोषण करते करते अपने पास बहुत सारा धन कमा लिया जाता है। ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था पद्धति है। ठीक है, मैं आपको कुछ और जरूरी चीजें बता देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, आप पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे, मैंने इसके पिछले वीडियो जो बताया था, अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। और उसमें मैंने बताया था राष्ट्रीय संसाधन किसी राष्ट्र की सीमा रेखा के अंदर, किसी राष्ट्र के सीमा रेखा के अंदर या प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर पाई जाने वाले किसी भी तरह के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा अपवर्जक क्षेत्र मतलब किसी राष्ट्र के तट से, तट का मतलब होता है समुद्र और स्थल का मिलन स्थल। ठीक है, समुद्र और स्थल का जो मिलन स्थल होता है उसको तट कहते हैं, किनारा। ठीक है, तो तट से यानी कि भूमि से लेकर समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र को अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के आप लगभग इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर चुके। एक और जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं चलते चलते, और वो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन क्या है ये आप जान लीजिए। पृथ्वी सम्मेलन है वातावरण की रक्षा के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए एक सम्मेलन, विश्व स्तर पर एक सम्मेलन किया गया था जिसमें पृथ्वी को बचाने के बारे में कुछ बातों पर विचार किया गया था, उसका विकल्प ढूंढा गया था, इसलिए इसका नाम पृथ्वी सम्मेलन है। ये प्रथम बार यानी पहली बार पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में 3 जून से 14 जून के बीच किया गया था रियो डी जेनेरो में। ठीक है, ये रियो डी जेनेरो में ये आयोजन किया गया था। अगर प्रश्न ये आ जाए कि रियो डी जेनेरो क्या है तो आप उसको बताइएगा कि पर्यावरण की रक्षा हेतु, पृथ्वी की रक्षा हेतु या पर्यावरण की रक्षा हेतु समस्त विश्व मिलकर एक सम्मेलन किया था जिसे कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 ईस्वी में। ये 23 जून से 27 जून तक चला था, जो न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में। और उसके बाद है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था सन 2000 ईस्वी में हुआ था, जो 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चला था और ये था जोहान्सबर्ग में। तो कुल मिला के अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आज के इस वीडियो में इतना सारी जानकारियां हासिल की, और फिर इसके आगे की जानकारियों को हासिल करने के लिए आप देखिए अगला वीडियो। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।